हेलो एंड वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम बीए पार्ट 3 को पेपर 8 इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पढ़ा रहे हैं, यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं संवैधानिक विकास। मैं डॉक्टर तबस्सुम बानो, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस HDJN कॉलेज आरा, आप सभी का इस लेक्चर सीरीज में स्वागत करती हूँ। तो शुरू करते हैं हमारे टू बी कंटिन्यूड पहले वाले लेक्चर के बाद का नेक्स्ट लेक्चर। हमने अपने पिछले लेक्चर में यूनिट 3 में नरमपंथी व चरमपंथी आंदोलन स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पहले नरमपंथी आंदोलन को देखा था कि उस आंदोलन की कार्यप्रणाली, सिद्धांत क्या थे, उस आंदोलन के उदय के क्या कारण थे और उसकी आलोचना क्या थी। उसके बाद हमें नेक्स्ट पढ़ना था चरमपंथी यानी एक्सट्रीमिस्ट। तो शुरू करते हैं। चरमपंथी, उदारवादी, एक्सट्रीमिस्ट, ये सब एक ही आंदोलन के सिनोनिम्स हैं, एक ही नाम है, आपको याद रखना है। अब इसकी कार्यप्रणाली, सिद्धांत एवं आंदोलन क्या है, ये हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, हम इसको पढ़ेंगे। तो आप सभी ध्यान से सुनिए, शुरू करते हैं लेक्चर। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि उग्रवादी यानी एक्सट्रीमिस्ट का युग क्या था, टाइम क्या था। तो टाइमलाइन समझ लेते हैं। 1905 से 1919 ये जो टाइम पीरियड है, ये वाला, इस काल को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उग्रवादी काल माना जाता है। इस काल को ये आप याद रखेंगे। फिर है उग्रवादी नेता कौन कौन थे, तो आप इनके नाम याद रखेंगे। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल, ये आपको याद रखने हैं। ये कुछ बड़े बड़े नाम हैं। फिर इसको उग्रवादी, चरमपंथी, एक्सट्रीमिस्ट या गरम दल क्यों बोलते हैं, उसका कारण क्या है। तो इस काल में उदारवादियों की जो अनुनय विनय की जो नीति थी, यानी हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि उनके जो पॉलिसीज थी वो ये थी कि वो प्रार्थना पत्र लिखते थे, वो सभाएं करते थे, वो जाके प्रतिनिधिमंडल भेजते थे। तो उन सारी नीतियों को बोलते हैं अनुनय विनय की नीति। वो हर चीज बिल्कुल झुक के और अंग्रेजों से मांगते थे। तो इस नीति से क्या हुआ, अल्टीमेटली ये लोग माने कि इससे यह नीति असफल है, तो इससे उनके अंदर एक असंतोष पैदा हो गया। तो इस नीति की असफलता के कारण जो उत्पन्न असंतोष था, उससे कांग्रेस में एक ऐसा वर्ग संगठित हुआ जिसकी मांगे आमूल परिवर्तन के साथ उग्र भी थी। यानी अनुनय विनय की नीति के जस्ट अपोजिट एक ऐसा वर्ग आया जो कि बहुत उग्रता से अपनी मांगे मनवाता था। तो इसलिए इनको उग्रवादी या गरम या चरमपंथी एक्सट्रीमिस्ट कहा गया। तो ये इसका कारण था। फिर देखिए, ये कह रहा है कि उग्र राष्ट्रवादी और चरमपंथी आंदोलन के उदय के कारण क्या थे। तो इससे पहले कि हम इस आंदोलन की पूरी क्या रणनीति थी, कैसी नीतियां होती थी, कैसे कैसे इन्होंने कौन से आंदोलन किए, ये जाने, इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर ये उदित क्यों हुआ। अब इसका पहला पॉइंट है कि उदारवादियों की जो रणनीति थी वह असफल हो गई थी, उससे असंतोष उत्पन्न हुआ, हमने पीछे ही देखा। इसमें ये समझा रहे हैं कि लाला लाजपत राय के शब्दों में उन्होंने कहा कि 20 वर्ष के निरंतर आंदोलन के बाद भी हमें रोटी के स्थान पे पत्थर मिले और अंग्रेजों की कृपा के लिए अधिक समय तक गिड़गिड़ाने से और भिखारी बने रहने का विशेष लाभ नहीं होगा। ये लाला लाजपत राय के शब्द थे। तो एक प्रकार से क्या हुआ, 1985 से 1905 तक का जो राष्ट्रीय आंदोलन था वो उदारवादी नेताओं के हाथ में था। तो उनके हाथ में बहुत ही इतने दिन तक रहने के बावजूद भी बहुत कोई शांतिपूर्ण वैधानिक नीतियों के कारण ब्रिटिश प्रशासन पे अधिक प्रभाव नहीं पड़ रहा था। 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट कुछ रियायतें देता है, लेकिन वो भी इतनी सराहनीय नहीं थी कि जनसाधारण संतुष्ट हो सके। तो कांग्रेस में फिर एक ऐसा ये गरम पंथी लोगों का एक दल बन गया था, जिन्होंने फिर हर चीज को कहा कि हम अब उग्रता के साथ अंग्रेजों के साथ अब डील करेंगे। तो इस प्रकार से इस आंदोलन का उदय हुआ।
फिर है धार्मिक पुनरुत्थानवाद एवं सांस्कृतिक जागृति। तो देखिए, जो उग्र विचारधाराएं थी इनकी, लाला लाजपत राय की, बाल गंगाधर तिलक की, इनको कहाँ से प्रेरणा मिली? इनको प्रेरणा मिली धार्मिक पुनरुत्थान से। तो कांग्रेस के जो उदारवादी नेता थे वो पाश्चात्य शिक्षा से प्रभावित थे और वो ब्रिटिश शासन को भारत के हित में मानते थे, लेकिन धार्मिक पुनरुत्थान से जो गरम दल के नेता थे वो ऐसे लोग थे जो कि भारतीय धर्म, सभ्यता, संस्कृति, इनके गौरव से बहुत अच्छे से परिचित थे और जिनमें इनका कुछ नाम लिया जाता है, जिसमें स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर आदि जब लिखते थे तो उनसे भारतीय संस्कृति, धर्म और गौरव ये परिलक्षित होता था। फिर देखिए, भारत का आर्थिक शोषण। तो ब्रिटिश शासन ने भारतीय अर्थव्यवस्था को बिल्कुल समाप्त प्राय कर दिया था। कुटीर उद्योग बिल्कुल अपने गर्त में चले गए थे, वो थे ही नहीं एक प्रकार से। ब्रिटिश सरकार के आर्थिक शोषण के परिणाम स्वरूप भारत की गरीबी बढ़ती चली गई। और जैसे उसका एक एग्जाम्पल है कि ब्रिटिश सरकार जब भी भारत में बाहर से जो कपास या जो कच्चा माल आता था उस पे 5% कर को और कम करके उसको 3.5% कर दिया था। तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया, इन्होंने आयात शुल्क में तो छूट दे दी और निर्यात कर में वृद्धि दे दी। तो उससे अल्टीमेटली भारत के जो अपने कारखाने और उद्योग थे वो बंद हो गए। तो उससे भारत में बेरोजगारी होने लगी और बहुत असंतोष फैला ब्रिटिशर्स के खिलाफ। तो इस तरीके से आर्थिक शोषण ने भी उग्रवादी आंदोलन को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उसके बाद देखिए, उस वक्त भारत में स्थिति बहुत ही खराब थी, अकाल पड़ गया था और प्लेग फैल गया था। 1896-97 में भारत भयंकर अकाल की मार झेल रहा था और उसी समय पूना में प्लेग की बीमारी भी फैल गई थी। तो क्या हुआ कि उसके बावजूद, जैसे जब अकाल था तो 2 करोड़ से भी ज्यादा लोग मारे गए थे भारत में, और उसके बाद भी ब्रिटिश सरकार ने रानी विक्टोरिया की जयंती उत्सव मनाने के लिए 1897 में दिल्ली दरबार लगाया। तो उसमें बहुत पैसा वेस्ट हुआ। तो आपको ये याद रखना है, दिल्ली दरबार एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि कब लगा और इसका क्या कारण था, तो आपको इसकी डेट याद रखनी है। तो इसी समय जैसे पुणे में प्लेग की बीमारी फैली तो सरकारी अधिकारियों ने बहुत सी ऐसी नीतियां अपनाई जिससे कि जनता बिल्कुल त्रस्त हो गई। जैसे कि जो ये यहाँ पे ब्लैक लिखा गया है, इसको प्लेग कर लीजिए। प्लेग कमिश्नर रैंड और सेना के द्वारा बीमारी वाले मकानों को जबरन गिराने और बीमारों के बिस्तर, कपड़े जलाने, रसोई, पूजा घर व लोगों के घरों में घुसकर घसीटने, मारने, पीटने का व्यवहार किया गया। तो इससे क्या हुआ कि उस समय के एक नवयुवक थे दामोदर हरि चापेकर, इनका नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है इतिहास में, इनका नाम भी आप याद रखेंगे। इन्होंने प्रतिक्रिया स्वरूप क्या किया, जो प्लेग कमिश्नर था वॉल्टर चार्ल्स रैंड और उसका सहायक लेफ्टिनेंट एरस्ट, ये दोनों नाम भी आप याद रखेंगे, इनकी इन्होंने हत्या कर दी। तो इस तरीके से एनी बेसेंट कहती हैं कि ये जो घटनाएं थी, इस प्रकार की जितनी भी ये सारी घटनाएं थी, इन्होंने अल्टीमेटली भारत में उग्रवाद को जन्म देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर नेक्स्ट देखिए, लॉर्ड कर्जन की दमनकारी नीतियां। ये बहुत ही फेमस है कि लॉर्ड कर्जन ने उस वक्त इंडिया में अपनी दमनकारी नीतियों की वजह से सब जगह असंतोष फैला दिया था। और उसकी नीतियां क्या थी ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हर जगह एग्जाम्स में भी पूछा जाता है और आपको अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में भी लिखना है कि जैसे कोलकाता कॉर्पोरेशन अधिनियम से उन्होंने क्या किया, जो लोकल गवर्नेंस था उस पे प्रहार किया, ठीक है, उसकी लिमिटेशंस कर दी थी बहुत सारी। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम से विश्वविद्यालयों का सरकारीकरण कर दिया था, यानी अब विश्वविद्यालय में जो कुछ भी किया जाएगा वो ब्रिटिशर्स की मर्जी से किया जाएगा। सरकारी गोपनीयता अधिनियम, ये तो हाल फिलहाल में भी काफी चर्चा में रहा था, ये जो करंट अफेयर्स का टॉपिक है, ये यहीं से लॉर्ड कर्जन के समय से ही शुरू हुआ है, सरकारी गोपनीयता अधिनियम। तो इससे क्या, सरकारी कामकाज की आलोचना को
अपराधी घोषित कर देना, ये इन्होंने एक ये नया रूल लागू कर दिया था। और इसकी सबसे खतरनाक नीति तो ये थी कि 1905 में इसने बंगाल का विभाजन कर दिया था। बंगाल का विभाजन कहते हैं कि इतिहास की एक ऐसी घटना थी जिसने भारत के इतिहास में एक ऐसा मोड़ ला दिया जिसके बाद से जो सांप्रदायिकता है, जो भारत का अपना प्रशासन है और भारत की जो सीमाएं हैं वो सभी प्रभावित हुई थी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 1905 बंगाल विभाजन याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ब्रिटिश उपनिवेश में भारतीयों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था। जो ब्रिटिशर्स के दूसरे उपनिवेश थे उनमें भी भारतीय वहां जाते थे तो वहां भी बहुत ही अमानवीय व्यवहार किया जाता था। वो कैसे कि जैसे दक्षिण अफ्रीका में विशेषकर बोर उपनिवेश जो थे वहां भारतीय बहिष्कृत थे, उन पे व्यक्तिगत कर लगाया जाता था। और नटाल और ट्रांसवैल, ये दो आप याद रखेंगे शहरों के नाम। यहाँ पे तो प्रॉपर भारतीयों को कुछ टैक्स पे करना पड़ता था यहाँ जाने के लिए, और उसके बावजूद भी यहाँ किसी को कोई अधिकार नहीं था। 1907 में ट्रांसवैल की सरकार ने एशियाटिक रजिस्ट्रेशन अधिनियम पास करके सभी भारतीयों को अपराधी मान दिया। तो इसकी वजह से भी वहां बहुत असंतोष फैला। इसमें उनको क्या करना पड़ता था, अपनी उंगलियों के निशान देकर अपना पंजीकरण कराने के लिए कहा गया था। लेकिन महात्मा गांधी उस वक्त साउथ अफ्रीका में ही थे और उन्होंने इस कानून को शैतानी कानून की संज्ञा दी। तो आप ये याद रखेंगे कि वो कौन सा कानून था जिसको महात्मा गांधी ने शैतानी कानून की संज्ञा दी। ये है एशियाटिक रजिस्ट्रेशन अधिनियम, और इसका पंजीकरण करने से गांधी जी ने इनकार कर दिया। और इसी कानून के विरोध में गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह शुरू किया। तो ये आपको याद रखना है कि गांधी जी का जो साउथ अफ्रीका का सत्याग्रह था वो किस कानून के विरोध में था और उस कानून में क्या कहा गया था। उसके बाद नेक्स्ट है कि बंगाल का विभाजन, अभी मैंने बताया आपको। तो शासन की सुविधा के नाम पर इन्होंने क्या किया, हिंदू और मुसलमानों में फूट डलवा के राष्ट्रीय भावनाओं को कुचलने के उद्देश्य से कर्जन ने बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को कर दिया। तो इस घटना का फिर घोर विरोध भी किया गया और बंगाल में इस दिन को शोक दिवस मनाया गया। तो इस तरीके से आप इस घटना का भी आपको फैक्ट भी याद रखना है और इसका बैकग्राउंड भी याद रखना है। फिर विदेशी घटनाओं का कुछ प्रभाव था कि भारत में उग्रवादी आंदोलन ने जन्म लिया कि 19वीं शताब्दी के अंत में कुछ हो रही घटनाएं, जैसे कि 1886 में इटली अबेसिनिया के द्वारा और 1905 में रूस जापान के द्वारा हराया गया। तो इससे क्या हुआ कि इससे लोगों के मन में ये भावना उत्पन्न हुई कि जो यूरोपीय शक्तियां हैं वो ऐसे नहीं है कि उनको कोई हरा नहीं सकता, उनको भी लोग हरा सकते हैं, वो अजय नहीं है। तो इसलिए अंग्रेजों को अनेक तरीकों से हटाने की लोग बात सोचने लगे। उसके बाद पर्शिया, चीन, टर्की, आयरलैंड, इसी तरह से यहाँ पे स्वतंत्रता के आंदोलन चल रहे थे। तो इसकी वजह से भी भारतीयों में एक तरीके से उग्र तरीके से एक आंदोलन जागा कि उन्होंने भी सोचा कि हम अंग्रेजों के विरोध में उग्रता से आएंगे तो हमें जल्दी प्रतिनिधित्वात्मक शासन मिलेगा। उसके बाद है लाल बाल पाल का नेतृत्व। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल जैसे उग्र नेता, उन्होंने अपनी ऐसी ऐसी नीतियां और कार्यक्रम दिए जिससे कि देश में एक जो उदार आंदोलन था वो उग्र में तब्दील हो गया। तो ये थे, देखिए ये क्या क्या थे, बहिष्कार, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा, स्वराज्य, ये सारे कार्यक्रम चलाए गए। तिलक विदेशी शासन को एक तरीके से अभिशाप मानते थे और बिपिन चंद्र पाल अधिराज्य स्थिति से घृणा करते थे। अधिराज्य स्थिति से तात्पर्य है कि ऊपर ब्रिटिशर्स का शासन रहे और चाहे हमें वो अपना खुद का शासन दे दे, तो वो अधिराज्य हो गया एक तरीके से। तो लाला लाजपत राय आत्मविश्वास, त्याग, बलिदान, इसमें विश्वास रखते थे। और तिलक के बारे में आप कुछ फैक्ट याद रखेंगे कि तिलक ने महाराष्ट्र में गणपति और शिवाजी उत्सव, इनका नाम हमेशा पूछा जाता है। यूपीएससी तक के एग्जाम्स में इनका जिक्र आता है और एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप याद रखेंगे।
बिपिन चंद्र पाल ने बंगाल में काली और दुर्गा उत्सव को राष्ट्रीय भावनाओं को जागृत करने के लिए प्रयोग किया। तिलक का केसरी उस समय का ज्वलंत समाचार पत्र था, ये भी आप याद रखेंगे। तो ये कुछ फैक्ट्स भी हैं और ये पूरा जो बैकग्राउंड है ये इसी उसमें था कि उग्रवाद जो एक्सट्रीमिस्ट दल था वो कैसे उदित हुआ। तो अहंकार नेक्स्ट है, अंग्रेजों का अहंकार युक्त व्यवहार व भारत विरोधी दृष्टिकोण। तो अंग्रेजों का भारतीयों के साथ व्यवहार न केवल अहंकार युक्त था बल्कि धूर्तता, निर्दयता और अमानवीयता का भी था। तो इन्होंने क्या किया, वे भारतीयों को बहुत ही हीन शब्दों से कह के पुकारते थे, जैसे हीन जाति, बीए, गुलाम, घुड़सवार, भिखमंगे, नीच जाति, वाचाल बीए, इस प्रकार की कुछ गालियां वो देते थे। और लॉर्ड कर्जन स्वयं कोलकाता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में आए और उन्होंने भारतीय सभ्यता, संस्कृति, नैतिकता और राष्ट्रीयता का अपमान किया। तो इन सब घटनाओं से भारतीयों में अल्टीमेटली क्रोध, घृणा और विरोध की भावना जागृत हुई और ऐसी भावनाओं को बल मिला जिससे कि कांग्रेस में एक उग्र आंदोलन चल पड़ा। और उदारवादी आंदोलन से ये उग्र आंदोलन जो था एक कदम आगे था। तो इससे अल्टीमेटली क्या हुआ कि कांग्रेस में दो अलग अलग प्रकार के नेताओं के दो दल बन गए, एक जो उदार नीतियों पे बेस्ड थे और दूसरे जो कि उग्र आंदोलन पे बेस्ड थे। तो इस तरीके से फिर अल्टीमेटली इसकी परिणति किसमें हो जाती है कि कांग्रेस दो अलग अलग गुटों में बट जाती है। इसे कहते हैं हम सूरत स्प्लिट, यानी सूरत विभाजन। तो इसे कांग्रेस का विभाजन माना जाता है। सूरत विभाजन इसे हम कहते हैं क्योंकि ये 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में जो औपचारिक रूप से कांग्रेस के दो दल बन गए थे। तो जो हम पढ़ रहे हैं, एक चरमपंथी और एक नरमपंथी, तो ये दोनों जो अलग अलग गुट हैं, ये दोनों सूरत अधिवेशन 1907 में बट गए थे। तो आप देखिए कि 1905 के बनारस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक सहित उग्र राष्ट्रवादियों के एक वर्ग ने उदारवादियों को राजनीतिक भिक्षावृत्ति की नीति की तीव्र निंदा की और यह कहा कि निष्क्रिय प्रतिरोध के माध्यम से हम भारत के राष्ट्रीय जीवन पर विदेशी नौकरशाही के प्रभुत्व का अंत कर सकते हैं, कि हमें अब संगठित निष्क्रिय प्रतिरोध जैसी नीतियां अपनानी होगी। और जो हमारी अनुनय विनय की नीतियां थी उसे इन्होंने राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी। और इन्होंने कहा कि जो ब्रिटिश उत्पाद हैं, सरकारी शिक्षण संस्था है, इनका भी संगठित और निरंतर बहिष्कार किया जाना चाहिए। तो इनकी जो दूसरी नीति थी वो बहिष्कार की थी। और कांग्रेस के दोनों वर्ग, उदारवादी और उग्रवादी, स्वराज की व्याख्या भी अलग अलग करते थे। उदारवादियों की स्वराज्य की व्याख्या ये थी कि वो ब्रिटिशर्स के अंडर जो देश था वो चाहते थे और उग्रवादी पूर्ण स्वराज चाहते थे। तो इसमें भी इन दोनों में अंतर था। तो अल्टीमेटली 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस विधिवत दो वर्गों में बट गई। और इसके पहले, एक साल पहले जब कोलकाता अधिवेशन हुआ था, उसमें इसकी बेस कैसे बनी कि उग्रवादी गुटों के प्रस्ताव का स्वीकार हो गया था। तो 1906 में क्या हुआ कि अध्यक्ष तो बने दादा भाई नेहरू, लेकिन उसके बावजूद भी जो उग्रवादी नेता थे उन्होंने स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा, इनके प्रस्तावों को कांग्रेस से स्वीकार करा लिया। अब देखिए, जब आप उग्रवादी आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे तो ये कुछ की टर्म्स हैं, इनको हम की टर्म्स बोलते हैं। तो आप इनको बिल्कुल याद रखेंगे कि जब भी आपके दिमाग में उग्रवादी आए कि या चरमपंथी आंदोलन आए तो स्वराज आना चाहिए, स्वदेशी आना चाहिए, बहिष्कार आना चाहिए, राष्ट्रीय शिक्षा आनी चाहिए। तो ये की टर्म्स आपके दिमाग में आनी चाहिए। वहीं जब आप नरमपंथी आंदोलन की बात कर रहे हो तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि प्रार्थना पत्र, प्रतिनिधि मंडल और अनुनय विनय की नीति, संवैधानिक माध्यम। तो ये दो अलग अलग नीतियां अपनाने के कारण कांग्रेस के अंदर जो दो अलग अलग स्प्लिट हो गए थे, उसे ही हम कहते हैं चरमपंथी और नरमपंथी आंदोलन।
तो इसके बाद हम देखेंगे कि जो एक्सट्रीमिस्ट थे यानी जो चरमपंथी थे, उनकी कार्यप्रणाली, सिद्धांत और आंदोलन क्या थे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग। तब तक के लिए गुड बाय।